जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। आज हम साइंस के कुछ प्रमुख प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी एथेन। या भी कह सकते हैं कि गोबर गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा मीथेन। गोबर गैस में मीथेन की सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसे मीथेन को ही आप मार्स गैस भी कहते हैं। इस मीथेन को आप कौन सी गैस कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं, जो कि दलदली स्थानों से निकलती है। दलदली स्थानों से निकलती है मार्स गैस, और ये क्या होती है? ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील होती है। तो सर्वाधिक मात्रा में गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। एथेन की भी कुछ मात्राएं रहती हैं, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मीथेन होता है, और मीथेन का फार्मूला होता है CH4। आज का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 59। तो इसका सही जवाब होगा शुद्ध सोना जो है आपका 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का जो है शुद्ध सोना होता है। जब इसमें कुछ तत्वों को डाल दिया जाता है तो वो जो है उसकी शुद्धता कम हो जाती है। तो जैसे कि उसमें जो भी आभूषण सोने के बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं, क्योंकि कुछ तत्वों को मिलाने से वो शिथिल हो जाता है और आभूषण बनाने में जो है आसानी होती है। जो सोने का सिक्का होता है वो आपका टोटल शुद्ध होता है 24 कैरेट का। आज का हमारा तीसरा प्रश्न, रेडान क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अक्रिय गैस, ऑप्शन सी एक प्रकार का खनिज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको रेडान क्या है। तो रेडान जो है ऑप्शन बी सही है, एक अक्रिय गैस है। तो याद रखिएगा, जो अक्रिय गैसें हैं उसमें से हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान, ये जो है आपकी अक्रिय गैसों का लिस्ट है। जो अक्रिय गैसें हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान, ये आपकी अक्रिय गैसें हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। आज का हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, फास्फोरस का अणुसूत्र है। ऑप्शन ए P1, ऑप्शन बी P2, ऑप्शन सी P3, ऑप्शन डी P4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। फास्फोरस का जो है फार्मूला जो है P4 होता है। जब 4 फास्फोरस के परमाणु आपस में मिलते हैं तो ये जो है ये अणुसूत्र बना देते हैं फास्फोरस के P4। आज का हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो सभी धातुएं मुक्त अवस्था नहीं मिलती हैं। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं में से सोना इंपॉर्टेंट है। सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और ये सब जो धातुएं हैं ये किसी न किसी धातु के साथ पाई जाती हैं, इसलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलती हैं। आज का हमारा छठा इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सही अनुपात है। ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 3:1। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2:1। जल का फार्मूला देखिए, जानते भी होंगे, H2O। तो इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो ये हो गए 2, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है 2:1 हो जाता है। आज का हमारा सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शन ए पॉलीथीन, ऑप्शन बी बैकेलाइट, ऑप्शन सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे आप PVC भी कहते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी केसिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैकेलाइट। एक ऐसा प्लास्टिक है जो थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है बैकेलाइट। आज का हमारा आठवां महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि पृथ्वी की सारी वनस्पति नष्ट हो जाएं तो सभी जीव जंतु मर जाएंगे। ऑप्शन ए वर्षा के अभाव से, ऑप्शन बी हरियाली के अभाव से, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के अभाव से, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से। तो इसमें देखा जाए तो ये भी सही है, हरियाली वर्षा का अभाव भी हो जाता है, क्योंकि वनस्पति से वर्षा भी होती है और वनस्पति से हरियाली भी होती है, और वनस्पति से ऑक्सीजन का अभाव भी हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी तो नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जीव जंतुओं द्वारा जो है छोड़े जाते हैं।
तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। मेन फंक्शन जो है वनस्पतियों का ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से ही जीव जंतु सांस लेते हैं, इसलिए ये आपका जो है मेन आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। आज का हमारा 9वां प्रश्न, नींबू में कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। तो बताइए नींबू में कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नींबू में साइट्रिक एसिड उपस्थित होता है। टार्टरिक एसिड आपका जो है इमली में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड आप जानते ही हैं दूध से संबंधित है। तो ये हो गया आपका नींबू में का एसिड जो है साइट्रिक एसिड जो है उपस्थित होता है। हमारा आज का 10वां प्रश्न, वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नियान। तो वनस्पति घी निर्माण जो होता है, जो कंपनियां बनाती हैं, वो हाइड्रोजन गैस का उपयोग करती हैं। हाइड्रोजन गैस का यूज़ करके वो जो है वनस्पति घी का निर्माण करती हैं। आज का हमारे 11वां प्रश्न, पेट्रोलियम के अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? ऑप्शन ए भंजक आसवन विधि द्वारा, ऑप्शन बी साधारण आसवन द्वारा, ऑप्शन सी प्रभाजी आसवन द्वारा, ऑप्शन डी निर्वात आसवन द्वारा। पेट्रोलियम जो पेट्रोल मिलता है ये अपने पूर्ण शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस आसवन का प्रयोग किया जाता है वो है ऑप्शन डी निर्वात आसवन द्वारा पेट्रोलियम को जो है शुद्ध किया जाता है, फिर इसका हम यूज करते हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न, अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है? ऑप्शन ए आइसोऑक्टेन द्वारा, ऑप्शन बी एनहेप्टेन द्वारा, ऑप्शन सी TEL यानी टेट्राएथिलेट द्वारा, ऑप्शन डी बेंजीन द्वारा। तो अपस्फोटन जो है ये आपका टेट्राएथिलेट के द्वारा जो है कम किया जाता है, याद रखे रहिएगा। ये भी आपके मोटर गाड़ी से संबंधित है जिसमें अपस्फोटन होता है। इस अपस्फोटन को रोकने के लिए हम TEL यानी टेट्राएथिलेट का उपयोग करते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जितने भी हरे पौधे होते हैं सब में जो है सेल्यूलोज पाया जाता है, इसलिए इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। आज का हमारा 14वां प्रश्न, पाचन क्रिया में मनुष्य के शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl बनता है उसका pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। pH मान जो है HCl का जो मनुष्य के शरीर में बनता है वो 6 होता है, यानी ये अम्लीय होता है, थोड़ा सा कम अम्लीय होता है, और 7 पे जो है पूर्ण अम्ल हो जाता है। आज का हमारा 15वां प्रश्न, तत्व जो अमलगम में होता है? ऑप्शन ए Hg, ऑप्शन बी Mg, ऑप्शन सी Mn, ऑप्शन डी Fe। तो अमलगम में जो दो तत्व अमलगम में होता है वो होता है आपका पारा, जिसे आप Hg कहते हैं। आज का हमारा 16वां प्रश्न, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है? मैग्नीशियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी लिथियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सबसे हल्का तत्व जो है लिथियम होता है, कि पहला तत्व इसी से शुरू होता है। जैसे पहले और सारणी में जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम ये आपके आवर्त में होता है। तो सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद तीसरा तत्व जो है आपका लिथियम होता है, और इसलिए सबसे हल्का तत्व जो है आवर्त सारणी में लिथियम है। आज का हमारा अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका फार्मूला होता है N2O। ये भी फार्मूला भी याद रख रहिएगा, ये भी पूछता है कि नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? N2O। आज का हमारा 18वां प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए लोहे पर जंग लगने पर, ऑप्शन बी लोहे के चुंबकीकरण से, ऑप्शन सी लोहे के पिघलने पर, ऑप्शन डी लोहे के गर्म किए जाने पे। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोहे पर जंग लगना
जो है रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो कि वस्तु की अवस्था अगर बदल जाती है तो फिर दोबारा उस अवस्था में पुनः अपने मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकती है। जैसे अगर लोहे पर जंग लग जाता है तो फिर से वो लोहा नहीं बन सकता है, लेकिन अगर लोहे को गर्म किया जाए और पिघल जाए, पिघलने के बाद उसको ठंडा कर दिया जाए, फिर से लोहा बन जाता है। तो ये भौतिक अवस्था हो गई। जबकि जब मूल रूप न प्राप्त हो सके तो वो रासायनिक अवस्था होती है। तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। आज का हमारा अगला प्रश्न, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन ए तांबा एवं जस्ता का, ऑप्शन बी तांबा एवं टीन का, ऑप्शन सी जस्ता एवं टीन का, ऑप्शन डी लोहा एवं तांबा का। तो बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांसा जो है तांबा एवं टीन का जो है मिश्रण है। तांबा एवं टीन से जो है क्या बनता है? आपका कांसा बनता है। और तांबा एवं जस्ता से क्या बनता है? तांबा एवं जस्ता के मिश्रण से जो है आपका पीतल बनता है। याद रखे रहिएगा। हमारा आज का 20वां प्रश्न, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए आर्गन के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन बी नियान के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन सी आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर, ऑप्शन डी नियान के साथ मर्क्यूरी वेपर। तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्गन के साथ जो है मर्क्यूरी वेपर। आर्गन आपका जो है अभी हम बताए थे कि ये आपका जो है अक्रिय गैस है और उसके साथ मर्क्यूरी वेपर डाल दिया जाता है। आज का हमारा 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रोटियम, ऑप्शन बी इट्रियम, ऑप्शन सी ड्यूटीरियम, ऑप्शन डी ट्राइटियम। तो इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन बी, इट्रियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। जबकि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जिसे आप 1H1, 1H2, 1H3 के रूप में लिखते हैं। 1H1 जो है आपका प्रोटियम हो गया, 1H2 जो है आपका ड्यूटीरियम हो गया, 1H3 जो है आपका ट्राइटियम हो गया। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, भारी नाभिक के विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन। तो भारी नाभिक के विभाजन की प्रक्रिया को जो है आप नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसी के साथ ये हमारा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। अगला टेस्ट सीरीज हम जल्द लाते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। साइंस के और भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, उसको भी प्लीज़ देखिए, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।